नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम एक ऐसी समस्या, एक ऐसी जटिलता के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं जिसका सामना गर्भवती महिला को और शिशु दोनों को करना पड़ता है, जिसे हम कह रहे हैं प्रॉम। तो प्रॉम क्या है? प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जहां पर क्या होता है कि गर्भकाल 9 महीने का है, लेकिन जब हमारा छठा महीना चल रहा होता है, छठे महीने का जो दूसरा सप्ताह है, अर्थात 24वां जब सप्ताह चल रहा होता है और ये 24वां सप्ताह जैसे ही पूर्ण हो जाता है, उस समय प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुए बिना एमनियोटिक सैक मतलब पानी की जो थैली है वो फट जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, यानी कि ये जो द्रव भरा हुआ था, वो उसका जो रिसाव है वो प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है। तो इस स्थिति को हम प्रॉम कहते हैं, जिसके 3 प्रकारों की हमने चर्चा कर ली थी। प्री टर्म प्रॉम और प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम की हमने बात करी थी। और 10% जो केसेस हैं वो ऐसे आते हैं जो इस समस्या से संबंधित होते हैं, या हम यूं कहें कि इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इस समस्या से जो प्रबंधन है इस समस्या का, वो कैसे किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को और समझते हैं कि प्रॉम का जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाए। तो प्रॉम के बाद शिशु और मां की निगरानी और संक्रमण या जटिलता से बचाव किया जाता है। यानी अब प्रॉम की पुष्टि हो गई है कि प्रॉम से हम ग्रसित हो चुके हैं, तो अब उसका प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले होता है वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन। आमतौर पर अब ये नहीं किया जाता है, ये बंद हो चुका है सामान्यतम। लेकिन इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो डॉक्टर है या आपकी नर्स है या जिससे भी आप परामर्श ले रहे हैं, वो 2 जो फिंगर है वो डाल करके चेक करते थे कि ये जो आपका सर्विक्स है ये कितना खुला हुआ है, इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका रिसाव यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा जो है आपका जो शिशु है वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या प्लेसेंटा बाहर आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तकनीक के माध्यम से, इस तरीके से हम जो है चेक करते थे कि आमतौर पर जो गर्भ की स्थिति है, यानी शिशु की जो स्थिति है या सर्विक्स की जो स्थिति है, सामान्यतः अगर हम यूं कहें कि हम इससे ये पता लगा लेते थे कि सर्विक्स का जो मुंह है वो कितना खुला हुआ है, बहुत ज्यादा खुला हुआ है, बहुत कम खुला हुआ है, अभी नहीं है। वो सारी स्थिति के बारे में हम इस तकनीक द्वारा पता लगा लेते थे। अब ये नहीं किया जाता है। महिला को बेड रेस्ट और साफ सुथरा पैड दे, जिससे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव यहाँ पर हो रहा है तो वो ज्ञात किया जा सके, रिसाव को देखा जा सके कि कितना रिसाव कितनी देर में हो रहा है। कहीं बहुत ज्यादा रिसाव तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा रिसाव हो रहा है तो ऐसे में अनेक प्रकार के इंफेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर जन्म ले लेंगे। ड्राई लेबर की संभावना यहाँ हो सकती है, शिशु का विकास यहाँ बाधित हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इस बात का ध्यान रखें। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा आराम करना चाहिए, बहुत सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें। और आप जानते हैं कि अगर गर्भवती महिला जितनी ज्यादा सुरक्षित होंगी, जितनी ज्यादा हष्ट पुष्ट होंगी, जितनी ज्यादा स्वस्थ होंगी, उतना ही शिशु जो है वो सुरक्षित डिलीवरी होगी, मतलब शिशु की सुरक्षित डिलीवरी जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। आगे इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि प्रॉम की जो पुष्टि के बाद प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिएगा कि गर्भ की अवधि पर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जो गर्भ की अवधि है कि कहीं प्रीमैच्योर डिलीवरी तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गर्भावस्था है 9 महीने का स्वर्णिम समय है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, यानी आप यूं कहें कि 3 तिमाही होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इस अवधि पर देखना होता है कि ये जो प्रॉम है इसकी पुष्टि हो गई है, तो अब कहां पर जो बालक है उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस अगर हमने प्रीमेच्योर डिलीवरी करी तो बालक यहाँ पर सुरक्षित होगा या नहीं, बालक से मेरा तात्पर्य शिशु यहाँ पर सुरक्षित होगा या नहीं, माँ यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है, महिला प्रसव पीड़ा में है या नहीं है, किसी प्रकार का संक्रमण है या नहीं, संक्रमण के लक्षण है या नहीं, शिशु की उस संस्था में बचाव की संभावनाएं
जहां प्रसव हो, ऐसी संस्था हो जहां पर अगर इस प्रकार का संक्रमण से वो ग्रसित हो जाती है, इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो शिशु जो है उसका जीवन जो है उसको सुरक्षित किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर चेक किया जाता है, बार बार देखा जाता है कि हृदय की गति तो नहीं बढ़ गई है। अगर एम्नियोनाइटिस हो रखा है तो माँ का जो हृदय है उसकी जो गति है वो 100 प्रति मिनट के ऊपर हो जाएगी। शिशु की जो गति है, शिशु के हृदय की जो गति है वो 160 प्रति मिनट के ऊपर हो जाएगी। तापमान यहाँ पर देखा जाता है, तो देखिएगा हर 4 घंटे में मात्र नाड़ी वो चेक की जाती है। टेम्परेचर लिया जाता है कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। भ्रूण की हृदय गति की भी निगरानी की जाती है कि कहीं ये गति कम या बहुत अधिक तो नहीं हो गई है। तो ये एक प्रकार की बहुत जटिल समस्या है जिससे बचाव के लिए बहुत सारी बार हमें क्या करने पड़ते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 4 घंटों में हमें निगरानी रखनी पड़ती है, माँ पर भी और शिशु पर भी। आगे समझते हैं प्रॉम में तुरंत डिलीवरी के संकेत कब दिए जा सकते हैं। भ्रूण की गैर आश्वस्त स्थिति जब है तब आप क्या कर सकते हैं, तुरंत डिलीवरी जो है उसके संकेत यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि प्रॉम की पुष्टि हो गई है, अब प्रॉम से हम ग्रसित हो चुके हैं और ऐसे में हमारा शिशु जो है उसको इन्फेक्शन हो सकता है या माँ को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस समय डिलीवरी जो है तुरंत ही की जाती है। प्रसव प्रक्रिया का प्रारंभ यहाँ पर तुरंत हो जाता है, तुरंत ही ये प्रसव प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाती है। फेफड़ों की परिपक्वता का परीक्षण यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा किया जाता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड परीक्षण से आप ये देखते हैं कि फेफड़े जो है वो कितने परिपक्व हुए हैं। कोरियोमेनिनाइटिस के लक्षण तो नहीं है, किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। यहाँ पर अन्य ऑब्स्टेरिक कारणों से सिजेरियन, जिसे आप सी सेक्शन कहते हैं, कहीं वो तो नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है उस समय उत्पन्न हो जाती है जिससे माँ को जो है वो ज्यादा प्रभावित होती है और शिशु भी प्रभावित यहाँ पर होता है। सी सेक्शन की समस्याएं भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि सी सेक्शन करना चाहिए या सामान्य डिलीवरी ही सुरक्षित विकल्प है या नहीं है। आगे बात करते हैं, प्रसव संक्रमण या भ्रूण तनाव के लक्षण नहीं है तो उसकी निगरानी की जाती है कि भ्रूण को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। ये कब होता है, टर्म प्रॉम में होता है। और टर्म प्रॉम क्या होता है, टर्म प्रॉम होता है कि 37वां वीक जो है वो पूर्ण हो चुका है पर प्रसव पीड़ा जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है। ये हमने चर्चा करी थी, हम प्रॉम के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉम के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। तो टर्म प्रॉम, प्री टर्म प्रॉम और प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम की हमने यहाँ पर बात करी थी, जिसमें हमने समझा था कि टर्म प्रॉम जो होता है उसमें ये जो 37वां वीक है ये पूर्ण हो जाता है लेकिन प्रसव पीड़ा प्रारंभ नहीं होती है और वाटर बैग जो है वो ऑलरेडी फट चुका है, रिसाव वहां पर हो रहा है, तो वो आपका टर्म प्रॉम कहलाता है। 90% मामलों में 24 घंटे में प्रसव जो है वो प्रारंभ हो जाता है, पर ऐसे बहुत सारे मामले हैं जैसे कि 10% केसेस जो है वो यहाँ पर बचे हैं जहां पर ये प्रसव जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाता है। यदि प्रसव शुरू नहीं हुआ है, अब प्रसव शुरू हो गया है तब तो कोई बात नहीं है, पर अगर प्रसव प्रारंभ नहीं हुआ तो उसे प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीटोसिन से इंडक्शन किया जाता है। मतलब ऑक्सीटोसिन इंडक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ऑक्सीटोसिन को अंदर जो है इजेक्ट आपकी बॉडी में किया जाएगा और अगर आवश्यक होता है तो फिर सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन यहाँ पर किया जाता है। जहां तक होता है चिकित्सक जो है वो प्रयास करते हैं कि सामान्य जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित की जाए, पर अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ विशेष प्रकार की हैं तब माँ को सुरक्षित रखने के लिए और शिशु को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सक कोशिश करते हैं कि वो सी सेक्शन जो है वो यहाँ पर करें। आगे हम इसी संदर्भ में बात करते हैं प्री टर्म प्रॉम की, हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब प्री टर्म प्रॉम हमने समझा था कि 37वां वीक पूर्ण होने से पहले ही, 37वां वीक अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपका ये जो वाटर बैग है जिसमें लीकेज प्रारंभ हो गई है, वाटर बैग आपका फट चुका है, तो उस समय क्या होता है, इन्फेक्शन जो है उसका खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। अपरिपक्वता के जोखिम में जो है संतुलन यानी कि अपरिपक्वता जो है
वो बच्चा जो है वो प्री मैच्योर हो रहा है, वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होता है कि ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा जो है वो और बढ़ जाएगा। मरीज को ऐसी यूनिट में रेफर किया जाता है जहां पर प्री टर्म नवजात की देखभाल जो है वो यहाँ पर की जाए, कि जो बेबी है वो जो पैदा हो गया है, प्री मैच्योर बेबी जिसको हम बोल रहे हैं, प्री टर्म नवजात की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करे, ऐसी यूनिट में जो है मरीज को रेफर किया जाता है। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं कि प्री टर्म प्रॉम जो है उसके विषय में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। 34वें सप्ताह या उससे अधिक हो तब प्रसव प्रेरण की हम यहाँ पर बात करें, जीबीएस प्रोफिलैक्सिस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उससे बचाव करना चाहिए। जीबीएस मैंने आपको बताया था, जीबीएस प्रोफिलैक्सिस क्या होता है। जीबीएस प्रोफिलैक्सिस यानी कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप बी का एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि प्रोफिलैक्सिस यानी कि उससे बचाव की हम बात करें, एक खुराक दी जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। अब अगर 32 से जो है आपका जो वीक है 32 से लेकर के 33 प्लस 6 सप्ताह और है, गर्भवती महिला का प्रबंधन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, यहाँ भी जीबीएस प्रोफिलैक्सिस की बात हम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पर दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर 24 से 31 प्लस 6 सप्ताह यानी कि 24 से लेकर के, यानी कि आप समझ रहे हैं कि छठे महीने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, गर्भवती महिला का जो प्रबंधन है वो किया जाएगा। सेम जीबीएस प्रोफिलैक्सिस जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान जो है वो की जाएगी। तो बेसिकली सारी जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि प्रॉम से सुरक्षित जो है वो कैसे किया जाए, महिला को भी और उसके शिशु को भी। तो वहां पर एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाता है, चाहे वो आईवी के द्वारा दिया जाए, और शिशु को संक्रमित होने से बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं। फिर चाहे उसके लिए सिजेरियन जो तरीका है यानी सी सेक्शन जो तरीका है वो ही क्यों ना अपनाया जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए प्रॉम से बचने के लिए? आपको प्रॉम से बचने के लिए खुद का बहुत सारा ध्यान रखना है अगर आप गर्भवती महिला है तो, और अगर आप गर्भवती महिला नहीं है और अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा देखभाल आपको उनकी करनी है ताकि वो स्वस्थ रहे और शिशु का विकास स्वस्थ तरीके से हो, सुरक्षित डिलीवरी को वो यहाँ पर सुनिश्चित करें। तो कुछ टिप्स है जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रॉम फेफड़ों की परिपक्वता में सहायक होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं नवजात में, आरडीएस, आईवीएच, एनईसी, बीपीडी और पीडीए की संभावनाओं को कम करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो रही है, श्वसन संबंधी विकार में अगर दिक्कत है यानी कि श्वसन संबंधी विकार हो रहे हैं, मस्तिष्क संबंधी विकार हो रहे हैं, नसों संबंधित विकार हो रहे हैं, तो या फेफड़ों संबंधित विकार हो रहे हैं, तो इन सभी से बचाव जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों आज के इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।